Hello everyone, welcome to Solving Masters where we'll solve every mystery from a workbook. गाइस कैसे हैं आप सब। मैं आपका कनिष्क प्रसाद आज लेकर आया एक नया वीडियो जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री भाई, हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, ऐसे कई सारे तो लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है भाई? सो गाइस बेसिकली इंग्लिश में होता है सब, लेकिन जो केमिकल इक्वेशंस फॉर्मूला सब होते हैं ना, उन सबको जोड़ के हमारा बनता है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। डोंट वरी, हम इसको एकदम आसानी से पढ़ने वाले हैं, एकदम इजी वे में। मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। सो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं विथ सिंबल, बेसिकली सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सो अ सिंबल रिप्रेजेंट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब जो सिंबल क्या होते हैं ना, ये कोई भी एलिमेंट के शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसे अब जो सिंबल का बेसिकली तो ये डेफिनेशन ये होगा, लेकिन जो सिंबल है उसमें हम ये देखते हो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के साथ साथ। जैसे वो क्वालिटेटिव और या फिर क्वांटिटेटिव मीनिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे देखते हैं क्वालिटेटिव मीनिंग में हम देखते हैं। सब टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव मीनिंग। सो क्वालिटेटिव मीनिंग में सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है अ सिंबल रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, अब सिंबल क्या है ना, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है ये एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए एस किसके लिए है भाई? सल्फर के लिए। ठीक है, एस किसके लिए? सल्फर के लिए। सो हम इसको क्या, सल्फर को कैसे लिख सकते हैं आराम से शॉर्ट फॉर्म में या फिर एब्रीविएशन में? वो होता है एस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, अ सिंबल रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो जो सिंबल है वो एक एटम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वन रहता है, ये एटमिक नंबर होता है इसका। ठीक है, एटम। अब जब यहाँ पे वन रहता है जनरली हम लिखते नहीं है। ठीक है, वैसे आप देखें O2 तो ये इसका एटम नंबर हो गया, S8 ये इसका एटम नंबर होगा, P4 ये इसका एटम नंबर होगा, H2, फिर ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। सो अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मीनिंग। इसको मैं हटा देता हूँ। एंड गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माई वीडियोज दैट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप आप बना रहे होंगे। सो क्वांटिटेटिव मीनिंग, ओके। सो ये क्या है? सो क्वांटिटेटिव मीनिंग में अ सिंबल रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल एस रिप्रेजेंट हाउ मेनी ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली क्या बोल रहा है, सल्फर की जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, वो क्या है? 32। ठीक है, यानी सल्फर 1/12 कार्बन आइसोटोप तो ये जो 1/12 है हमारे कार्बन आइसोटोप का, सो ये इस वेट को ना हम क्या लेते हैं, 1 AMU की इक्वल। ठीक है, इसे हम 1 AMU की इक्वल लेते हैं। और ये देखा गया कि जो सल्फर एलिमेंट होता है ना, वो इससे 32 टाइम्स हैवियर होता है। इसीलिए क्या हो गया भाई, 32 AMU। ठीक है, सो हमने देख लिया कि एक सिंबल कौन सी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे केमिकल फॉर्मूला की तरफ और देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए मैं आपके सामने इरेज कर देता हूँ और आई होप आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पे टॉपिक लिख लेता हूँ।
केमिकल फॉर्मूला। तो देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विद द एलिमेंट और कंपाउंड इज the symbolic representation of actual number of atoms present in one molecule of that substance। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए O, ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होता है ना, ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल मानते हैं, जैसे ये हो गया अपना H2, तो ये जो 2 है ये हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2 एटम्स। सो ये बेसिकली बोल रहा है। ठीक है, एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज मोनोएटॉमिक इफ इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज अ सिंगल एटम। इन सच ए सिचुएशन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ सिंबल ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम, ठीक है, सोडियम Na हो गया, या फिर मैग्नीशियम। तो क्या बोल रहे हैं, मोनोएटॉमिक वो होते हैं जिनमें एटम के नंबर होते हैं सिर्फ 1, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो इसलिए 1 है, तो क्या न्यूट्रल, मतलब हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सीधा हम इसे इनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये क्या है हमारे मोनोएटॉमिक। ठीक है, ये याद रखिए, ज़्यादातर इसमें कुछ टफ नहीं है, बस जिनमें नंबर ऑफ एटम 1 हो वो होता है मोनोएटॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट, when an element exists as a molecule which consists of 2 or more atoms, then its molecular formula is the symbol of the element with a subscript on the right hand side representing the number of atoms present in one molecule। मान लीजिए O2 है, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट में 2 या फिर 2 से ज़्यादा, यानी आप ले लीजिए P4, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स रहते हैं उनके 1 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट। ठीक है, अभी मैं मॉलिक्यूल का ये हटा देता हूँ। तो ये जो एटम का जो नंबर रहता है ना, क्या उनकी राइट हैंड साइड के सब्सक्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया सब्सक्रिप्ट यानी नीचे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इनके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 एलिमेंट। ठीक है, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। तो बेसिकली यही था। Then a molecule of compound can have a number of atoms of different elements present in whole numbers. The molecular formula compound is written by writing the number of atoms of each element in one molecule. So बोल रहा है बेसिकली आपके पास जो भी जो एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर्स हो, क्या होल नंबर्स में भी एक साथ हो सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ग्लूकोज का, ग्लूकोज ले लेते हैं हम एज C6H12O6, तो आप देख सकते हैं ये होल नंबर में एक साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसमें इतना डेप्थ है, सब में नहीं जाने का है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 कार्बन आइटम्स, 12 हाइड्रोजन आइटम्स और 6 ऑक्सीजन आइटम्स फॉर्म्स टुगेदर टू फॉर्म ग्लूकोज। सो अब हम आते हैं वैलेंसी पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, वैलेंसी, क्योंकि इसके बाद से ये सब पूरा खेल चालू होगा। सो हम देखते हैं वैलेंसी। चलिए, the number of hydrogen atoms which combine directly or indirectly with one atom of an element so as to form a compound is called valency। भाई ये क्या था, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, कोई भी एलिमेंट X, ठीक है, अब हम इसका पहले ये एलिमेंट हमारे पास X है, ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आपको याद होगा कैसे होता था। सो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, से 3 शेल तक बनाते। ठीक है, अब अंदर मान लीजिए आपके पास है y नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब नंबर से अब मान लीजिए आपका y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, y इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो क्या करना है, मैंने यहाँ पे बना दी 2। हमें आता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में डाल दीजिए आप 8, 4 5 6 7 8। तीसरे में भी जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, इसको स्टेबिलिटी के लिए आप 8 डालते हैं हम लोग। जो देखिए लास्ट यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो एटम क्या हो, स्टेबल हो। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ डाल रहा हूँ 2 एटम्स। ठीक है, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, ये स्टेबल तो नहीं है भाई।
ठीक है। ये जो एक्स एटम है ये क्या स्टेबल नहीं है। अब क्या किया जाए स्टेबिलिटी के लिए, ये एटम्स लूज़ करेगा, ठीक है। ये जो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, आई एम रियली सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसको क्या है ये लूज़ कर देगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे कितने 2, हमें कितने चाहिए 6 चाहिए। अब आप ही बताइए 6 गेन में या फिर 2 लूज़ में किस में ज़्यादा इन्हें कम एनर्जी चाहिए। ऑब्वियसली 2 लूज़ करने में 6 गेन करने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसलिए उनके लिए क्या ईजी रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको डोनेट कर देते हैं, ठीक है। इन 2 को ये डोनेट कर देते हैं कोई भी और एटम को जिसको इसकी ज़रूरत है। मान लीजिए यहाँ पे एक है ए एटम, ठीक है। मैं इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये ए एटम है जिसके पास भाई सिर्फ, इसके पास भी 3 शेल है, ठीक है। सो इसके अंदर कितने भाई, बी प्रोटॉन्स बी न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स भी इसके इतने होंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते एक बार। तो 2 पहले शेल में हो गए, 8 दूसरे शेल में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर वाले शेल में क्या 1 2 3 4 5 6। बाहर वाले शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए। सो आप भी बताइए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना है, क्या इसके लिए ज़्यादा इजी होगा। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। सो क्या है बस यही करेगा। मान लीजिए ये 2 है हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है, इसको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है। तो बस ये क्या करेगा, ये जो एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे हटा के डोनेट कर देगा। तो इससे क्या ये पूरी शेल ही इसकी हट जाएगी, ठीक है। आप ट्रेस कर सकते हैं, मेरे फिंगर को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे होंगे तो ये पूरा शेल हट गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये शेल क्या है यहाँ पे जुड़ के ये कंप्लीट और क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल। ये भी क्या होगा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या है भाई, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में। सो बस दोनों खुश हैं। अब बस ये याद रखना है, खुद ही सोचिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया भाई, लूज़ कर दिया। तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे प्रोटॉन्स तो इतनी इंटैक्ट है आपके प्रोटॉन्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हो क्या हमारे लूज़ हो गए हैं। सो ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर ज़्यादा है यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो, इसलिए इसमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। नॉर्मल अभी वैलेंसी देखते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, इसमें 2 तो गेन हो गए, इसमें तो भाई 2 कम प्रोटॉन्स है, क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, यानी इसमें नेगेटिव पावर ज़्यादा है। इसलिए क्या इसकी ये क्या वैलेंसी है, इसके नेगेटिव है। सो वैलेंसी क्या होती है, इसने जितने नंबर एक्सेप्ट किए और इसने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए उसके चार्ज के साथ, उससे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ये बेसिक ये था डेफिनेशन, इतना वो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कहते हैं तो आराम से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको इरेज कर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं बहुत एकदम अच्छी तरह मैं भी समझाया हूँगा। सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं assumptions finding valency of elements। पहले कैसे वैलेंसी फाइंड आउट होती है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब एक बार ज्ञान के लिए पढ़ लेते हैं। चलिए, द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑल मेटल्स इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है। ये तो आज भी रूल है, ठीक है। वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल्स प्लस हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, ठीक है। ये आज भी रूल है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, और बाकी मेटल्स में भी जनरली उनके आउटर मोशन में कितने होते हैं, 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली, इसीलिए उन्हें क्या है लूज़ करना ईजी होता है, और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाते हैं। वही
वैलेंसी ऑफ ऑल नॉन मेटल्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज नेगेटिव। तो ये भी हो गया, ठीक है। वही वैसे एग्जांपल है, नॉन मेटल्स में जनरली 6-7 होते हैं या फिर 5 होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए उनके लिए क्या है, गेन करना ज़्यादा ईजी होता है। सो बस यही है। तो ये जो ये मेटल्स प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, दानी होते हैं, और ये नॉन मेटल्स प्लस ये एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्या लेने वाले होते हैं। सो बस यही है। सेकेंड पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन कंसिडर नेगेटिव, ठीक है भाई। As the molecule of a compound is electrically neutral, it is assumed that the total positive valency in its molecule is equal to total negative valency। तो क्या है, एक मॉलिक्यूल में जो एटम है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो मॉलिक्यूल। तो इसलिए क्या एज्यूम किया गया है कि जो वैलेंसी होती है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वैलेंसी होती है एटम की, और जो नेगेटिव वैलेंसी होती है एटम की, क्या है, न्यूट्रल क्यों मानी जाती है, क्योंकि वो नंबर सेम होगा, इसीलिए जनरली एटम वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहता है इसी वजह से। सो बस ये एजम्पशंस है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल वैलेंसी। सो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। वेरिएबल वैलेंसी क्या है, वैलेंसी से रिलेटेड है भाई, क्योंकि इसके नाम में ही वैलेंसी है। सो मैं इसको भी एक बार हटा ही देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल वैलेंसी। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स ना वेरिएबल होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही दानी होते हैं, ठीक है। सो उन्हें क्या लगता है, अरे यार मैंने एक एटम को तो दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन दूसरे को भी चाहिए, चलो मैं अपने सेकेंड आउटर मोस्ट शेल यानी सेकेंड आउटर मोस्ट शेल से भी एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं डोनेट कर देता हूँ। हाँ भाई, हमने तो देखा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस शेल से ही डोनेट हो सकते हैं, लेकिन भाई आपको कुछ वेरिएबल्स हर एक कैटेगरी में मिलेंगे। सो ये उनमें से एक है। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट सर्टेन metals exhibit more than one valency. In such a situation, metals are said to be exhibit variable valency. भूल जाओ डेफिनेशन, क्या बोल रहे हैं, मेटल्स क्यों, क्योंकि मेटल्स ही भाई मेटल्स ही डोनेट करते, तो ऑब्वियसली वेरिएबल वैलेंसी अगर सेकेंड आउटरमोस्ट शेल से डोनेट कर रहे हैं इससे, तो ऑब्वियसली उनमें वेरिएबल वैलेंसी आएगी ना, और जो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो करते जाएंगे, उन्हें क्या मतलब सबसे। So second, the reason for variable valency in certain metals is that depending upon the experimental conditions, an atom of the metal loses more electrons than are present in its outermost shell, ठीक है। तो ये outermost shell से अंदर के सेकंड outermost shell से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है अंडर सम कंडीशंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया है, ठीक है। इसीलिए इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। क्या वेरिएबल क्यों बोलते हैं, कि आउटरमोस्ट शेल से भी करता है, सेकंड आउटरमोस्ट शेल से भी करता है, इसीलिए तो ये भी हो सकती है इसके वैलेंसी, और अंदर वाले को जोड़ के ये भी हो सकती है। दैट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। एन एटम ऑफ आयरन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली ये सेकंड आउटरमोस्ट शेल और एक वैलेंस शेल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इस वैलेंस शेल, आयरन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में, ठीक है। हाँ जी, ऑन लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ वैलेंसी 2+, ये क्या है, इन सबको इसने लूज कर दिया, वैलेंसी 2+ हो गई भाई, ठीक है। However, sometimes manages to lose one more electron from his inner shell and hence has valency 3+। तो यहाँ पे एक है, ये इसको भी लूज कर दिया, तो क्या 2+ थी, यहाँ पे एक और आ गई, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 3+ इसकी वैलेंसी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ना। जो लैटिन नेम है आयरन का, पहले ये देखते हैं आयरन का जो लैटिन नेम क्या है भाई, फेरम, ठीक है। फेरम इसका लैटिन नेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कोई हायर वैलेंसी, जैसे ये इनमें हायर कौन सा है, ऑब्वियसली 3 है, और लोअर कौन सा है, 2 है, 2+ है, 3+, तो 3+ के लिए जो हायर होता है, हायर के लिए यहाँ पे लगेगा, हायर वैलेंसी के लिए यहाँ पे लगेगा क्या, ठीक है भाई। लोअर के लिए क्या लगेगा, अस,
बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे होता है फेरिक, ठीक है, फेरिक, और होता है क्या भाई, फेरस, फेरस, ठीक है। ये क्या हो गया, लोअर वैलेंसी, क्या हो गई, हायर वैलेंसी। सो ये था। अब सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी रिमेन सेम बट द वैलेंसी चेंज, ठीक है। सिंबल्स जो रहते हैं एलिमेंट्स के वो क्या वही रहते हैं, लेकिन जो वैलेंसी होती है से ये चेंज होता है, वही सिंबल वही रहते हैं। जैसे Fe है तो या तो ये 2+ होगा, या तो Fe है, या तो ये 3+ होगा। ये होगा फेरिक, ये होगा फेरस, ठीक है। समटाइम्स अब देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी को ना कभी कभी हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इसको Fe2 कर लीजिए, या फिर आप इसको Fe3 कर लीजिए, ठीक है। तो बस ये होता है ज़्यादा बेसिकली। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। हमने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों ने एकदम अचानक से प्रेशर आ जाए। और वैसे भी हमने जो 4th चैप्टर किया है उसमें वो काफ़ी डिमांडिंग चैप्टर है, उसको रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। वो आगे के चैप्टर में सब जगह काम आएंगे। इवन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे। तो सो गाइस, इसलिए इन सबको एक बार अच्छी तरह मेरे वीडियोस देखें, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सॉल्विंग मास्टर्स, वी विल सॉल्व एवरी मिस्ट्री फ्रॉम आवर वर्कबुक्स। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। दिस कनिष्क प्रसाद साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।